गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है सप्लाई। तो हम बात करेंगे जीएसटी के अंतर्गत सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में और इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। तो सप्लाई ही है टैक्सेबल इवेंट जीएसटी का। तो टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है कि वो इवेंट जब कोई भी चार्ज फिक्स होगा, राइट। टैक्सेबल इवेंट मीन्स दैट काइंड ऑफ इवेंट when charge is fixed, when tax is fixed, right। तो वो घटना या वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब वो कोई भी इवेंट होता है जिसके फलस्वरूप जो है टैक्स चार्ज किया जाएगा उसे टैक्सेबल इवेंट कहा जाएगा। और ये जो टाइम है वो पर्टिकुलर ही रहेगा। हालांकि जो टैक्स का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स हो सकता है, उसका कलेक्शन और उसका इम्पोजिशन हो सकता है बाद में हो, मतलब उस डेट के बाद हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस समय सप्लाई हुई वो तुरंत ही टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बाद में हो सकता है, लेकिन टैक्सेबल इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रहेगा। वो ना तो आगे रहेगा ना पीछे, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स रहेगा। ओके तो वो ना तो अर्लियर होगा ना लेटर पॉइंट पे होगा। अब बात करेंगे हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो कि टैक्सेबल हैं जीएसटी में। डेफिनेटली जो जीएसटी लगाया जाएगा वो टैक्सेबिलिटी के आधार पर लगाया जाएगा कि जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं क्या वो जीएसटी के दायरे में आती हैं या नहीं आती, क्योंकि हो सकता है कुछ गुड्स ऐसी भी हों या कुछ सर्विसेज ऐसी हों जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया हो, यानी वो एग्जेम्प्टेड हों, राइट। तो यहाँ पर हम उन्हीं गुड्स और सर्विसेज पे ही टैक्स लगा सकते हैं, उन्हीं की सप्लाई पर टैक्स लगा सकते हैं जिसको जीएसटी के दायरे में रखा गया है। तो वो हम लिस्ट बाद में देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज हैं जिस पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये जो वर्ड है सप्लाई, यहाँ सप्लाई का मतलब जो है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई से है, उसका मतलब सेल से नहीं है, उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, राइट। सप्लाई मीन्स सप्लाई, दैट इज़ नॉट सेल और मैन्युफैक्चरिंग, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे सप्लाई का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हमें सप्लाई का मतलब पता होना चाहिए। तो क्योंकि गुड्स और सर्विसेज टैक्स के अंतर्गत सप्लाई ही इम्पॉर्टेंट है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर ही तो टैक्स लगाया जाएगा ना। तो किस तरीके की सप्लाई है, किस तरीके की गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया जा रहा है, क्या वो सप्लाई टैक्सेबल है या नहीं है, किसके द्वारा की जा रही है, किस एरिया में की जा रही है, इंडिया में की जा रही है, इंडिया के बाहर की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सप्लाई, राइट। तो सप्लाई के लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। मैं आपको सबसे पहले इस डायग्राम के ऊपर लेके चलती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो सप्लाई में कुछ चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं और एक लिस्ट है जो एक्सक्लूड कर रखी है। दैट इज़ नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज। एक्चुअली नेगेटिव लिस्ट का मतलब यहाँ पर वो चीज़ें हैं, वो सर्विसेज हैं या इवन वो सप्लाई है। सप्लाई का मतलब यहाँ पर इन चीज़ों से नहीं है, जो एक्सक्लूड कर रखी हैं उसको सप्लाई में नहीं डालेंगे। यानी कि अब ये क्या चीज़ है, इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट पे लेके जाना चाहूँगी। दैट इज़ शेड्यूल 3, राइट। इसकी हेडिंग को ध्यान से देखिए, एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शंस which shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services। आप समझ गए होंगे कि मैं इस लिस्ट पर आपको क्यों लेकर आई हूँ। हम इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें हमें पता लगेगा कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको सप्लाई नहीं माना जाएगा। हालांकि आप इस ट्रांजैक्शंस में देखेंगे कि कुछ ना कुछ गुड्स इधर उधर हुई हैं या सर्विसेज दी गई हैं, बट वो क्योंकि शेड्यूल 3 में आ रही है, एक लिस्ट बना रखी है जीएसटी लॉ में, जो शेड्यूल 3 में ट्रांजैक्शन आएंगे उनको सप्लाई माना ही नहीं जाएगा। तो इस बार हम एक बार पहले इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। तो एक एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसके बदले में वो सैलरी लेता है, लेकिन कहीं पे भी सैलरी पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। वो ये चीज़ है, ये सर्विसेज सप्लाई के दायरे से बाहर है। सप्लाई की डेफिनेशन में ये सर्विसेज नहीं आती है जो एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है, राइट।
इसके अलावा फिर देख सकते हो आप सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जितनी भी कोर्ट्स बना रखी हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, या जो भी न्यायाधिकरण हैं जो जस्टिस के दायरे में आते हैं, जो कोर्ट की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, तो ऐसे सभी ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत बनाए गए हैं ऑब्वियसली, राइट, तो उन कोर्ट्स के द्वारा दी गई सर्विसेज को भी इस जीएसटी में सर्विसेज के दायरे में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट आ सकता है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, मेंबर ऑफ पंचायत्स हैं, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ऑब्वियसली सारी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इनके द्वारा दी गई सर्विसेज को भी सप्लाई की कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे। फोर्थ में आ रहे हैं ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय एनी पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन जो क्या कर रहा है, हु होल्ड्स एनी पोस्ट, जो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली किसी भी पोस्ट को कैरी कर रहा है, मतलब संविधानिक किसी पोस्ट को कैरी कर रहा है, किसी पोस्ट पर है और उसके तहत जो ड्यूटी निभा रहा है वो भी इस सर्विस के दायरे में नहीं आएगा, मतलब उसको सप्लाई ट्रीट हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन, मेंबर और डायरेक्टर इन ए बॉडी एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी जो गवर्नमेंट का पार्ट आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ जो भी पर्सनस हैं जो जैसे चेयरपर्सन का रोल प्ले करते हैं, कहीं किसी बॉडी का मेंबर हैं या डायरेक्टर हैं, तो वो जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, वो जो सर्विसेज देते हैं, वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आ रही हैं। सर्विसेज ऑफ द फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी, ये जितने भी डेड बॉडीज़ को जलाने से, दबाने से रिलेटेड जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, फ्यूनरल्स होते हैं, जो दाह संस्कार वगैरह होता है डेड पर्सनस का, उससे रिलेटेड सर्विसेज को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। एंड द लास्ट वन इज़ एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग, एंड लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को छोड़कर जितने भी एक्शनेबल क्लेम हैं वो आपके शेड्यूल 3 का पार्ट हैं, तो वो भी इस सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ओके, चलिए अब हम वापस चलते हैं, हम जो बात कर रहे थे सप्लाई की। ओके, जस्ट वेट, यस, तो अब आप समझ गए होंगे सप्लाई एक्सक्लूड्स नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच इज़ मैंशनड अंडर शेड्यूल 3। नाउ अब इसमें इंक्लूड क्या क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं सप्लाई फॉर कंसीडरेशन, यानी प्रतिफल, कंसीडरेशन के बदले में आपने कोई सप्लाई किया है जो कि बिजनेस के लिए है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है इम्पोर्ट, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंस, दिस इज़ इम्पोर्टेशन है, इम्पोर्ट करते हैं ना हम, आयात करते हैं, ये वो वर्ड है, इम्पोर्टेंस वर्ड नहीं है, ये मिसप्रिंट है। तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज को अगर आपने इम्पोर्ट किया है फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर आपने कोई सर्विस आयात की है, इम्पोर्ट की है, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, वो भी इस सप्लाई का पार्ट है। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे कंसिडरेशन के साथ, तो बिना कंसिडरेशन के सप्लाई भी कई बार सप्लाई मानी जाती है। एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी, मतलब वो सारी जो भी कार्यवाही काम करेंगे, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जिसके अंतर्गत गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए जाएंगे, डेफिनेटली ये वो गुड्स होंगे और सर्विसेज होंगी जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, जो जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं हैं, वही आएंगे इसके अंदर, तो वो भी सप्लाई में आ जाती हैं। तो क्या क्या आ गया आप देख सकते हैं। अब हम वापस थोड़ा सा यहाँ चलते हैं कि हम बात कर रहे थे सप्लाई के मीनिंग की, तो एक बार मैं आपको क्लियर कर दूँ, सप्लाई का मतलब ये दो चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है। सप्लाई मीन्स कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, हर तरह की सप्लाई, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज की हो, एंड इंक्लूड्स एग्रीइंग टू सप्लाई, और वो इन दो चीज़ों पे बेस्ड है, एक तो कंसिडरेशन के साथ होनी चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि आगे आप एक्सेप्शंस देखेंगे कि जैसे अभी अभी आपने यहीं देख लिया होगा, सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन को भी हम सप्लाई में डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि फॉर ए कंसीडरेशन, तो कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहाँ कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी उसको हम सप्लाई मानेंगे, राइट।
अब ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या चीज़ें हैं एक बार देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है जैसे लेवी ऑफ जीएसटी। जीएसटी कहाँ लगेगा? सप्लाई के आधार पर लगेगा। टैक्सेबिलिटी जो है वो जीएसटी में डिपेंड करती है सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली जनरल बात है कि जीएसटी क्यों लगाया जाता है। जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। उन गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं जिनको हम जीएसटी के दायरे में रखते हैं अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ, ठीक है। और दूसरा क्योंकि हम यहाँ वर्ड सप्लाई पर जोर दे रहे हैं इसलिए सेल और परचेज और सेलर और बायर एंड मैन्युफैक्चरर ये सब इररेलेवेंट वर्ड्स हैं जीएसटी के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमें ये जो सबसे पहले पता लगाना है वो ये लगाना है कि क्या कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है, किस तरह की गुड्स की सप्लाई कर रहा है या किस तरह की सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, और वो कौन सी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, क्या वो जीएसटी के दायरे में आती हैं या नहीं आती। ये सारी चीज़ें हम सप्लाई में देखेंगे। फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के फॉर्म, सप्लाई के रूप हैं। जैसे सेल करते हो तो सप्लाई हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप डिलीवरी करते हैं ना, आप गुड्स का टाइटल और गुड्स का पोजेशन। गुड्स का टाइटल का मतलब है गुड्स के रिलेटेड सारे राइट्स आप बायर को दे देते हैं और गुड्स का डिलीवरी भी आप बायर को देते हैं, तो ऑब्वियसली उसे सेल कहेंगे हम, ठीक है। सेल का मतलब क्या है? जब व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, राइट। ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र वर्ड भी इन्वॉल्व हो गया ना इसमें। सप्लाई का मतलब ट्रांसफ़र से है, बार्टर से है, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेना, वो भी तो सप्लाई हुआ एक तरह से। एक्सचेंज हुआ और उसके अलावा लाइसेंस हुआ, ओके। और लाइसेंस का मतलब यहाँ पर जैसे किसी भी चीज़ को बनाने का अधिकार आपको मिला तो वो भी एक तरह से सर्विस मिली आपको, ठीक है ना। सर्विसेज का सर्विसेज सप्लाई हुई हैं। रेंटल है, किसी चीज़ को आपने रेंट पे लिया है। मान लीजिए मुझे एक घर की ज़रूरत है और मेरे पास अपना घर नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? रेंट पे लूँगी। तो जिसका घर है यानी जो घर का मालिक है वो मुझे घर की फैसिलिटी दे रहा है ना, इट मीन्स कि वो सर्विस दे रहा है मुझे, ऑब्वियसली उसके बदले में कंसिडरेशन ले रहा है। लीज़ पर हम कोई चीज़ लेते हैं, सर्विसेज के दायरे में आती हैं। और सर्विसेज क्योंकि इसके अंदर सप्लाई तो किया गया ना, कोई आपको सर्विस दी जा रही है ना। डिस्पोजल, तो ये भी एक तरीके से सप्लाई का पार्ट है जब आप डिस्पोजल पे आते हैं। नेक्स्ट इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, अभी सप्लाई के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। कंसिडरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि कंसिडरेशन वर्ड एक बीच में आया है। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है चाहे वो मनी हो या मनी के इक्विवेलेंट कुछ हो, जो आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बदले में सप्लायर को देते हैं, दैट इज़ कंसिडरेशन, राइट। तो कंसिडरेशन के बदले में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाएगा। हालांकि आगे कुछ एक्सेप्शंस आप देखेंगे जहाँ पर कंसिडरेशन के बगैर भी सप्लाई होती है और जीएसटी के दायरे में आती है और टैक्सेबल भी होती है, राइट। जहाँ कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट इज़ डिपॉजिट कंसिडरेशन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में आते रहते हैं जो थोड़ा सा हमें कई नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। डिपॉजिट कंसिडरेशन मतलब कि कई बार ऐसा हो सकता है कि सप्लायर के पास आपका कोई अमाउंट पहले से जमा है या डिपॉजिट है और आपको सप्लायर ने कोई गुड्स और सर्विसेज का कुछ सप्लाई किया है, तो क्या उस रखे हुए डिपॉजिट को हम कंसिडरेशन माने या नहीं माने, या नए सिरे से कंसिडरेशन देंगे। तो डिपेंड करता है कि क्या सप्लायर उस डिपॉजिट को कंसिडरेशन की तरह ट्रीट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो नई सिरे से कंसिडरेशन मिलेगा आप उसको, ठीक है। डीम्ड सप्लाई का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि एक प्रिंसिपल और एक एजेंट में क्या रिलेशन होता है कि एक एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसके लिए काम करता है, राइट। तो अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट टू रन अ बिजनेस, राइट, उसे भी हम सप्लाई की कैटेगरी में रखेंगे। हाँ, डीम्ड सप्लाई वर्ड यूज़ किया जाएगा। एजेंट क्योंकि कमीशन ब्रोकरेज वगैरह लेकर काम करता है और प्रिंसिपल के कहने पर ही वो आगे गुड्स और सर्विसेज को रिसीव भी करता है, सप्लाई भी करता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, इसे हम डीम्ड सप्लाई कह सकते हैं।
पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई क्या है, देखा जाए तो अभी हमने जो लास्ट पेज पे देखा था उससे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का मतलब सप्लाई को सप्लाई कहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज या बोथ, राइट। कंसिडरेशन होना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होना चाहिए और टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। अभी इन चीज़ों को थोड़ा हम डिटेल में करेंगे। तो सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जितने भी आप नीचे देख रहे हो ये सारी चीज़ें वही हैं जो ऊपर लिखी गई हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे ये पहला कह रहा है कि सप्लाई में क्या क्या आता है, सप्लाई को सप्लाई बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे आप, यानी क्या क्या उसका पार्ट है। जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि सप्लाई का मतलब किस चीज़ की सप्लाई से है, या तो गुड्स होनी चाहिए या सर्विसेज होनी चाहिए या दोनों होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर कहता है सप्लाई इज फॉर ए कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन तो वैसे मस्ट है, राइट। तभी थोड़ा सा बिजनेस का टच आएगा ना कि कंसिडरेशन के, हालांकि ऐसा नहीं है, बिजनेस का वैसे कंसिडरेशन और बिजनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। सप्लाई इज़ फॉर ए कंसिडरेशन, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि सप्लाई जो है वो कंसिडरेशन के बदले में की जा रही है। जो गुड्स और सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके बदले में आप कुछ ले रहे हैं, तो कंसिडरेशन मस्ट बी देयर। बट in some exceptional circumstances you can watch that there is no consideration, even that is assumed as supply, right. नेक्स्ट इज सप्लाई इज़ मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ ए बिजनेस, तो सप्लाई जो है बिजनेस के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस के दौरान की जाएगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जीएसटी क्या, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। हालांकि इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप देखेंगे कि बिजनेस का पॉइंट नहीं भी होगा ना कहीं तो भी सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जीएसटी भी बाकायदा लग सकता है, ठीक है। Okay, next is supply is made in the taxable territory. सप्लाई इज़ मेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब जो एरिया है वहाँ पर कहाँ सप्लाई जो है वो टैक्सेबल एरिया में, जिस एरिया में ये चीज़ लागू है वहाँ की जा रही है। सप्लाई इज़ ए टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई टैक्सेबल भी हो सकती है, सप्लाई एग्जेम्प्ट भी हो सकती है, सप्लाई नॉन टैक्सेबल भी हो सकती है, सप्लाई ज़ीरो रेटेड भी हो सकती है। तो किस तरीके की सप्लाई है? सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई, राइट। सप्लाई इज़ मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, तो टैक्सेबल पर्सन के द्वारा सप्लाई होना चाहिए। और टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या जिसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ही और शी इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और भी ऐसे बीच बीच में कुछ पॉइंट्स आप देखोगे। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे, मैंने अभी बताया था, जैसे इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, ठीक है, वहाँ पर कंसिडरेशन कई बार नहीं भी होता तो भी सप्लाई मानी जाती है, ठीक है। हो सकता है आपको किसी सप्लाई में कुछ इंग्रेडिएंट्स की कमी महसूस हो, राइट, तो भी उसको सप्लाई को हम सप्लाई कहते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में। इंटरस्टेट सेल्फ सप्लाई सच ऑफ स्टॉक ट्रांसफ़र, मतलब अगर एक कंपनी अपनी ब्रांच को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्टॉक दे रही है, स्टॉक भेज रही है, क्या वो सप्लाई में आएगा और क्या वो जीएसटी के दायरे में आएगा और क्या वो टैक्सेबल होगा? डेफिनेटली सच ट्रांजेक्शन्स जो हैं आर टैक्सेबल इवन इफ़ देयर इज़ नो कंसिडरेशन। अब वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना कि कंसिडरेशन नहीं है तो भी आपका सप्लाई माना जा रहा है और टैक्सेबल है। यानी कि अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को स्टॉक का ट्रांसफ़र करती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कर रही है, दोनों ट्रांजैक्शन जो हैं वो जो है टैक्सेबल कैटेगरी में आएंगे और उस पर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। और कंसिडरेशन तो कोई नहीं है यहाँ पे। टाइटल एज वेल एज पोजेशन, अब ये जो पैराग्राफ है ये आपको क्या बता रहा है? टाइटल मीन्स कि गुड्स के रिलेटेड जो भी राइट्स हैं, पोजेशन का मतलब गुड्स के अधिकार। दोनों चीज़ों में फ़र्क है।
पोजेशन बिल्कुल अलग चीज़ होती है कि अगर आपको आपका फ्रेंड कोई बुक देता है पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए, एंड उसके बाद आपने वो बुक उसको रिटर्न करनी है, तो इट मीन्स कि उसने वो जो बुक है वो आपके पोजेशन में तो दी है, आपके अधिकार क्षेत्र में तो आ गई है, लेकिन उस बुक से रिलेटेड और कोई अधिकार नहीं दिया। आप उस बुक को बेच नहीं सकते, उस बुक को आप ख़राब नहीं कर सकते, इस तरीके उस बुक को आप परमानेंटली अपने पास नहीं रख सकते। मीन्स कि आपको टाइटल तो दिया नहीं, लेकिन आपको पोजेशन दे दिया ताकि आप उस बुक को पढ़ सको। जब तक पोजेशन नहीं देगा तब तक आप बुक का इस्तेमाल तो नहीं कर पाओगे ना। तो अब बात कह रहा है कि अगर हम जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाए। तो जहाँ पर दोनों ये प्रॉब्लम तब आती है जब हमें देखने में कोई भी ट्रांजैक्शन बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि समझ नहीं आता कि वो गुड्स दे रहा है या वो सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये देखना है कि टाइटल और पोजेशन दोनों में क्या चीज़ दे रहा है। अगर तो टाइटल और पोजेशन दोनों दे रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ गुड्स की ट्रांसफ़र हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है। जहाँ टाइटल नहीं दे रहा है, खाली पोजेशन दे रहा है, जैसे अब आपने मकान किराए पर लिया है तो मकान के कागजात तो आपके नाम नहीं कर दिए ना, उसने मकान के आपके नाम रजिस्ट्री तो नहीं कर दी ना, टाइटल तो उसी के पास है, लेकिन उसने आपको पोजेशन दिया, मकान की चाबी दे दी है कि आप उसमें रह सकते हो। इट मीन्स कि वहाँ पर वो सर्विसेज दे रहा है, यानी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सप्लाई मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये बात मैं समझा चुकी हूँ कि जो सप्लाई बिज़नेस के लिए की जाती है, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है, उसे सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। बिज़नेस का मतलब क्या है? कोई भी ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स, प्रोफेशन, एवोकेशन, जो प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं, राइट। तो any activity undertaken by the supplier and which is included in the definition of business would be treated, obviously business के अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, अगर उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं तो वो और वो बिज़नेस के लिए हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जीएसटी के दायरे में डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है, ज़ीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? देखिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब ये दोनों पॉइंट मैं आपको एक और तरीके से डिस्कस कराना चाह रही थी या बताना चाह रही थी। यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है विच इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो शेड्यूल थ्री में अभी हमने डिस्कस किया था, कुछ सर्विसेज के बारे में आपने देखा था, वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती। ठीक है, जैसे एक एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज देता है या कोर्ट अपनी सर्विसेज देती है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो जीएसटी के दायरे के बाहर हैं वो सब एग्जेम्प्ट सप्लाई में आते हैं। मैं आपको एक लिस्ट पे लेके जाना चाहूँगी, आई थिंक वो बाद में आपको हम देंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको देख सकते हैं। ज़ीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है कि जैसे एक्सपोर्ट्स करते हैं, सप्लाई जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब आपकी गुड्स या सर्विसेज इंडिया के बाहर ट्रैवल करती हैं, एक्सपोर्ट किया जाता है उनका। एक तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का केस हो अगर, या फिर एक केस हो कि अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया टू सेज समझते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर इन दोनों का केस है तो इन दोनों को जब सप्लाई किया जाए, इन दोनों के केस में जो सप्लाई होता है वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई कहलाता है। देखिए, अगर कोई भी गुड्स जो इंडिया के बाहर जा रही हैं, इंडिया के अंदर अगर ट्रैवल करती, मतलब इंडिया के अंदर ही अगर हम सप्लाई करते तो वो टैक्सेबल थी। ठीक है, लेकिन इंडिया के बाहर क्योंकि जा रही हैं इसलिए वो ज़ीरो रेटेड है। तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई सिर्फ दो ही केस में होगा, एक तो एक्सपोर्ट के केस में और एक सेल्स को सप्लाई के केस में। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की थोड़ा सी बात करना चाहता है, क्योंकि हमने अभी यहाँ देखा ना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विसेज के बारे में वो कहता है कि सर्विसेज का एक्सपोर्ट हम कैसे करते हैं। कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्विसेज का मतलब यहाँ पर क्या है, या सर्विसेज एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो किस एक्टिविटी को सर्विस का एक्सपोर्ट माना जाएगा? अगर सर्विस को देने वाला पर्सन इंडिया में रहता है, लोकेटेड है, यानी सप्लायर इंडिया से रिलेटेड है, और जो सर्विस लेने वाला है वो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, उसका लोकेशन इंडिया के बाहर है, चाहे वो बिजनेसमैन है या कोई भी है, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो भी इंडिया के बाहर है। मतलब सप्लायर इंडिया का है, जो रिसिपिएंट है या प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया के बाहर की है, और जो पेमेंट है वो
किस तरीके से की जाएगी? डेफिनेटली 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज होगा सर्विसेज का, तो उसके बदले में कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट किया जाएगा। तो ऐसे इसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट चलते हैं, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन सर्विस। मैं बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी सर्विस, जैसे अभी अभी आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बात की ना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे तो ज़ीरो रेटेड टैक्स ज़ीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं हम उसको, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। सप्लाई के अंदर ऐसी सर्विसेज भी आती हैं जिसका हमने इंपोर्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए उसका फादर जो है बाहर किसी फॉरेन के ट्यूटर से ट्यूशन लेता है और उसके बदले में उसको जो चार्ज देता है, या तो ऑब्वियसली वो किसकी सर्विसेज ले रहा है? किसी कंसल्टेंट की, किसी ट्यूटर की सर्विसेज ले रहा है, लेकिन वो बिज़नेस के पर्पज़ के लिए तो नहीं ले रहा ना। अभी कई जगह हम पढ़ चुके हैं कि बिज़नेस का पर्पज़ होना चाहिए, पर ये एक्सेप्शनल केस है कि बिज़नेस का पर्पज़ ना भी हो तो भी पर्पज़ उसको, सप्लायर का तो देखो काम है कि उसका बिज़नेस तो नहीं है, उसका काम सर्विसेज देना है, लेकिन जो ले रहा है वो तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं ले रहा, वो तो अपने बच्चे की ट्यूशन के लिए ले रहा है, अपने बच्चे की कोचिंग के लिए ले रहा है, तो भी उसको GST पे करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब बिज़नेस के पर्पज़ के लिए उसने सर्विसेज नहीं ली हैं, उसने अपने बच्चे की ट्यूशन के लिए सर्विसेज ली हैं, तो भी उसको GST पे करना होगा। तो एक्सेप्शनल केस है एक तरह से ये। डायग्राम से समझा रहा है वो, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दोनों टाइप की हो सकती हैं, विद कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन। अब मान लीजिए ये ट्यूशन आप किसी अपने जानकार से ले रहे हैं जो इंडिया के बाहर रहता है, तो विदाउट कंसीडरेशन ले सकते हैं, हो सकता है वो आपसे पैसे चार्ज ना करे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पर्सन से ले रहे हैं जो आपको पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो विद कंसीडरेशन हो जाएगा। अब विद कंसीडरेशन में आप देखो, बिजनेस से रिलेटेड भी है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी है, वो वही एग्जांपल आप यहाँ दे सकते हो। विदाउट कंसीडरेशन में भी यही सीन रहेगा कि अगर विदाउट कंसीडरेशन भी है, जैसे कि रिलेटेड पर्सन हो गया, है ना, और हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड हो, मतलब रिलेटेड पर्सन से आप सर्विसेज ले रहे हो लेकिन बिजनेस के लिए है, और अदर केसेस हो गए हैं। अदर केसेस जब होंगे ना तो नॉन टैक्सेबल होगा। यानी आप ये देखो, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, ये तीनों जो हैं टैक्सेबल हैं। जो हमारा फोर्थ केस है वो नॉन टैक्सेबल है। फोर्थ केस का मतलब जो इन तीनों के अलावा है, जैसे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे विद है या विदाउट है, हो गया। पर्सनल है, चाहे विद है या विदाउट है, ठीक है। और क्या नाम है, और जो चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी कि पर्सनल, जो पर्सन जानकार है आपका, जिससे इसका मतलब उससे आपको कंसीडरेशन नहीं देना पड़ रहा, लेकिन है बिजनेस से रिलेटेड, तो ये तीनों चीज़ें टैक्सेबल होंगी। और लास्ट वाला हमने टैक्स फ्री कर, मतलब नॉन टैक्सेबल कर दिया, ठीक है। ये वाली लिस्ट आप पढ़ चुके हैं। शेड्यूल कौन सा, नहीं, ये वाला शेड्यूल हमने नहीं पढ़ा है। अब हम बात करेंगे, जस्ट एक मिनट वेट कीजिए। तो हमने जाना कि सप्लाई के बारे में क्या है, और सप्लाई का परफॉर्मा देखा हमने। उसके बाद जो है हमने कंसीडरेशन के बारे में भी बात करी, इसके बारे में भी डिस्कस किया। एग्जेम्प्ट सप्लाई हमने देख लिया था। एग्जेम्प्ट सप्लाई में शेड्यूल 3 की आ जाती हैं। ज़ीरो रेटेड सप्लाई में हमने बता दिया कि वो सप्लाई जो सेल्स और एक्सपोर्ट्स के लिए की जाती हैं। और इधर फिर हमने इंपोर्टेशन और सर्विसेज के बारे में बताया। और ये जो एक शेड्यूल दे रखा है कंसीडरेशन के बगैर, मैंने कई बार आपको बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंसीडरेशन के बगैर होती हैं, फिर भी वो GST के दायरे में आती हैं। जैसे एक एम्प्लॉयर ने अपना कंप्यूटर, देखो पहले मैं हेडिंग पढ़ लेती हूँ। टर्म सप्लाई इंक्लूड्स सर्टेन एक्टिविटीज़, ट्रांजेक्शंस मेड और एग्री में मेड विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई माना जा रहा है उसको। जैसे आपने ट्रांसफ़र कर दिया है या डिस्पोज ऑफ कर दिया है बिजनेस एसेट्स को, जहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रहा है। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटर, आपने अपना कंप्यूटर, एक एम्प्लॉयर है, अपना कंप्यूटर जो है दे देता है अपने एम्प्लॉय को, जब उसका इस्तेमाल वो काफ़ी टाइम तक कर लेता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स भी ये एक और एग्जांपल है कि अगर बिजनेस कोई एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है, बिज़नेस की कोई एसेट एक फर्म ट्रांसफ़र कर रही है अपने रिटायरिंग पार्टनर को,
उसके ड्यूज़ के बदले में, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसको कैश देने की बजाय अगर हम बिज़नेस की एसेट्स दे देते हैं, वो भी सप्लाई में आएगा। सप्लाई इंक्लूड्स, इसमें सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, लेकिन ये विदाउट कंसीडरेशन है, ध्यान में रखिएगा। इसमें से एग्जाम्पली आप देख सकते हैं ना, जैसे मैं पॉइंट उठा रही हूँ दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स व्हेन मेड इन। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि आप रिलेटेड पर्सन से कोई सर्विस ले रहे हो, अब ये सर्विस ज़रूरी नहीं हो सकता इंडिया के अंदर भी ले रहे हो, ठीक है, तो भी विदाउट कंसिडरेशन ले सकते हो, बट वो सप्लाई में आएगा, वो इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपको बताया गया है, जैसे एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स दे रहा है, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो गुड्स को लेने देने का काम करता है, वो एजेंट जब प्रिंसिपल को गुड्स देता है वो कंसिडरेशन के बगैर होती हैं डेफिनेटली, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ कंसिडरेशन होगा ना, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में थोड़ी ना गुड्स और सर्विसेज को लेकर कुछ कंसिडरेशन हो रहा है, लेकिन वो सप्लाई में इंक्लूड ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। एक ये लिस्ट है जो आपको क्लियर करेगी, शेड्यूल 2 है ये शेड्यूल 2 है जो बताता है हमें कि किसको आप किस सप्लाई को आप गुड्स मानोगे और किस सप्लाई को आप सर्विसेज की सप्लाई मानोगे। जैसे रैंडमली उठा देते हैं हम, अगर आपने टाइटल गुड्स का ट्रांसफ़र कर दिया है तो डेफिनेटली वो गुड्स की सप्लाई है, राइट। और अगर आपने गुड्स को ट्रांसफ़र तो कर दिया है लेकिन टाइटल नहीं ट्रांसफ़र किया तो वो सर्विसेज में आ जाएगा, राइट। समझ में आएगी ये बात। अब जैसे ये वाला मैं उठाती हूँ पॉइंट, प्रॉपर्टी इन गुड्स। यहाँ प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है राइट्स ऑफ गुड्स से है, वो पास हो जाती हैं किसी फ्यूचर डेट पर। आपने जो है ट्रांसफ़र तो कर दी गुड्स, लेकिन टाइटल कुछ दिन के बाद ट्रांसफ़र होगा, लेकिन हो तो जाएगा ना, तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। जब भी देखो आप सेल करते हो, कई बार क्रेडिट सेल भी तो करते हैं। क्रेडिट सेल में क्या होता है कि उधार की सेल है, लेकिन ऑनरशिप तो आप ट्रांसफ़र कर देते हो ना। वो अलग बात है कि हो सकता है आपने ये कंडीशन लगा दी हो कि भाई जो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल होगा वो कुछ टाइम के बाद होगा जब आप पूरी पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो पेमेंट पूरी करने के बाद कई बार राइट्स दिए जाते हैं, तो अल्टीमेटली मान के चलेंगे कि हमने दे दिए। तो एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स विल पास एट ए फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट पर टाइटल दोगे, बट दोगे, इस मीन्स कि क्या है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब जैसे ये देखते हैं, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, जो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आप अप्लाई कर रहे हो किसी और पर्सन्स की गुड्स पर। किसी और पर्सन्स की गुड्स का मतलब होता है गुड्स आपकी नहीं है, आपको उसने गुड्स दे रखी हैं। आप टेलर को एक सूट स्टिच करने के लिए देते हैं, तो आपकी गुड्स उसके पास है ना, उसके ऊपर वो कुछ प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ उसकी तो ना हो जाएगी, वो आपको वापस करेगा, तो इसका मतलब वो क्या दे रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ आते हैं, जैसे कोई भी चीज़ लीज पर लेते हो या किराए पर लेते हो, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो वो भी सर्विसेज ही हैं, वो कोई गुड्स थोड़ी ना दे दी उसने। सिमिलरली अब यहाँ देखो, मैं रैंडमली चीज़ें उठा रही हूँ। जैसे पॉइंट नंबर 11 है, टेम्परेरी ट्रांसफ़र। टेम्परेरी यानी परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं किया, और परमिटिंग द यूज़ और एन्जॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर किसी भी तरह का राइट, अधिकार आप टेम्परेरीली दे रहे हो, तो वहाँ आप मान कर चलिए कि ये सर्विस है, ये गुड्स नहीं है। तो गुड्स की सप्लाई नहीं है, सर्विसेज की सप्लाई है। तो ये पूरी लिस्ट है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर, इसके नेचर के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। और इधर भी एक दो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे ये कर लेती हूँ मैं पॉइंट नंबर 16, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एसोसिएशन जो इनकॉर्पोरेट चाहे नहीं भी है, या बॉडी ऑफ पर्सन्स टू ए मेंबर, अपने ही मेंबर को कोई भी गुड्स सप्लाई की कैश के बदले में, डेफर्ड पेमेंट। ऑब्वियसली उसने गुड्स क्या ही दिया ना, तो फिर बात ही वहीं ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे फूड है या कोई आर्टिकल है जो ह्यूमन कंजम्पशन का है, या कोई ड्रिंक है जो आप कैश के बदले में या डेफर्ड पेमेंट के बदले में या और किसी चीज़ के बदले में देते हैं, तो यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको सर्विस माना जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस, किसी सर्विस का पार्ट है
जिसके अंतर्गत ड्रिंक्स एंड फूड दिया जा रहा है। यहाँ फूड, बेशक आपको फूड एक गुड्स की तरह ट्रीट होना चाहिए, बट वो उसने पहले बोल दिया सर्विस का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे सर्विस वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। और एक शेड्यूल और है, शेड्यूल 3, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये वो शेड्यूल है जिसके अंतर्गत वो सर्विसेज आती हैं जो जीएसटी का पार्ट नहीं होती। ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं जो कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो ये जीएसटी के दायरे के एकदम बाहर है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।